हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तुरंग मुमताज यहाँ पर एमपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए एमजीआई सीएस की टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं। आज के हमारी टेस्ट सीरीज की अगर हम बात की जाए तो यूनिट 10-1 का संकल्पना परिवार प्राचीन भारत का इतिहास से संबंधित यहाँ पर हम जो है आपके टेस्ट को बात कर रहे हैं। तो आज का टेस्ट नंबर 7 तक रहा है इस टेस्ट सीरीज का। तो आप देख सकते हो 6 ऑलरेडी पिछले लग चुके हैं, आपने नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरुआत करेंगे आज के अपने पहले क्वेश्चन से। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण की एक जो है विशिष्ट अभिलक्षण था? तो कल्याण मंडप की जो रचना है इसके आपके राज्य में सबसे ज्यादा फैली हुई थी। तो आप कहेंगे कल्याण मंडप जो है विजयनगर राज्य में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है और यह एक नवीन मंडप चलन में आया था जिसे कल्याण मंडप जो है कहा जाता था। इसके गर्भ होता था, मतलब गर्भगृह के बगल में खुला प्रांगण होता था। अब जैसे गर्भगृह तो सभी सुना होगा कि जहां पर भगवान विराजमान होते थे, गर्भगृह के बगल में ही एक खुला प्रांगण होता था जिसे हम जो है कल्याण मंडप के तौर पर जो है इसको हम जानते थे। समझ पाए? जिसमें देवी देवताओं संबंधित समारोह वगैरह है, जो विवाह उत्सव जो है होते रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, तब सत्वसर किसी समय से गणना है। तो ये आपके कुछ संवत हैं, उस संवत की किस समय से गणना की गई है इसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो विक्रम संवत की बात की जाए तो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से संबंधित है। शक संवत की बात की जाए 78 ईस्वी से संबंधित है। गुप्त संवत की बात अगर की जाए तो गुप्त संवत जो आपका है यहाँ पर 319 से 320 ईस्वी से संबंधित है। और कली संवत की बात की जाए 3102 ईसा पूर्व से संबंधित है। अब इसमें से एक और है जो 248 ईस्वी लिखा हुआ है, इससे क्या संबंधित है? तो ये कलचुरी वंश से संबंधित है, कलचुरी संवत से संबंधित है। तो ये भी थोड़ा सा आप इस थोड़ा सा ध्यान ये भी रख लीजिएगा। तो विक्रम संवत 98 ईसा पूर्व, शक संवत 98 ईस्वी 78 ईस्वी, गुप्त संवत 320 ईस्वी, कली संवत 3102 ईसा पूर्व और कलचुरी संवत 248 ईसा पूर्व। तो आपका ऑप्शन रहेगा डी वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द किस शब्द के लिए जाना जाता है? यवन प्रिय शब्द की बात किया है किस लिए जाना जाता है? तो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यवन प्रिय शब्द को काली मिर्च के लिए जाना जाता है। इसके काली मिर्च के लिए जो है जाना जाता। यवन इंडो ग्रीक आए थे जो कि इन्हें काली मिर्च बहुत प्रिय थी, इसीलिए उनकी पसंद के कारण ही इसे यवन प्रिय के रूप में जानने लगा है। अब बहुत सारे लोग ना पीडीएफ मांगते हैं, तो आपको पहले बता दें हमारा ऐप आ चुका है जिस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। यूपीएससी नेट ऐप को डाउनलोड कर लेना है। वहां पर एक आपको शेयर में मिलेगा ऑप्शन एमपीपीएससी कैसे मल्टीपल्स कोचिंग, तो आपको सारी पीडीएफ वहां पर मिल जाती है। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ऐप पर जाना है, डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लेना है डिस्क्रिप्शन से, वहां से फिर आप जो है पीडीएफ को सारी डाउनलोड जो है कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कथन और कारण है अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद जो है धम्म नीति अपनाई, क्या ये सही है? तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में धम्म नीति अपनाई। तो कलिंग युद्ध हुआ कब था? तो 261 ईसा पूर्व में आप कहेंगे कलिंग युद्ध हुआ था, जहां पर 1000 से ज्यादा लोग जो है मारे गए थे और अशोक ने इस रक्तपात को देखकर धम्म नीति को अपना लिया था। बात बिल्कुल ए पे सही कह रही है। कारण कहा जा रहा है कि अशोक युद्ध की हिंसा से अत्यंत व्यथित हो गया था। अभी वही तो कहा है, तो इतने सारे लोग मारे गए कि उस मतलब बहुत वो हो गया था, व्यथित हो गया था, एक तरीके से चिंताग्रस्त हो गया था। इसलिए वह आपकी नीति, मानवता, सहिष्णुता एवं नैतिकता पर जो है अपने मार्ग पर बढ़ चला। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो ए वाला रहेगा। ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की व्याख्या भी सही यहाँ पर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे वर्णित नदी की बात की जा रही है सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है सबसे ज्यादा वर्णित नदी के तौर पे जो है जाना जाता है। सबसे ज्यादा प्रयोग सिंधु नदी का ही किया गया है। अब इसमें से एक बात ध्यान रखना है कि जो सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी को नदी तमा एवं माते तमा भी कहा गया है। मतलब कि सबसे पवित्र नदी बताया जाए तो सरस्वती नदी को बताया गया है और सिंधु नदी को सर्वाधिक वर्णन किया गया है। गंगा का बात किया है तो गंगा का सिर्फ एक बार यहाँ पर वर्णन किया गया है और यमुना इसमें ऑप्शन में नहीं है, पर यमुना का पूछा जाए तो यमुना का 3 बार वर्णन जो है किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में से किसमें पति के द्वारा प्रत्यक्ष पत्नी के विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो कहां पर दी गई है? अर्थशास्त्र में जो है आपके पति के द्वारा प्रत्यक्ष पत्नी के विवाह की अनुमति जो है दी गई है, अर्थशास्त्र में दी गई है। और अर्थशास्त्र की रचना की बात की जाए तो कौटिल्य नाम के व्यक्ति के द्वारा जो है की गई है। किसने? कौटिल्य के द्वारा की गई है। राजनीति शास्त्र पर यह पुस्तक है, नाम इसका अर्थशास्त्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? मतलब कि इस साइड से इस टाइप में इस तरफ से लिखी जाती है, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो आप कहेंगे प्राचीन भारत में
दाईं ओर से बाईं ओर लिपी जाने वाली लिपि को खरोष्टी लिपि के नाम से जानते हैं। खरोष्टी लिपि सबसे पहले अशोक के द्वारा लिखी गई थी और इसको पढ़ा किसने था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इसको जो है पढ़ा गया था, ध्यान रखिएगा। तो खरोष्टी लिपि को पढ़ने में सहायता जो है जेम्स प्रिंसेप को मिली थी और अशोक के अभिलेखों को इसने जो है पढ़ा हुआ था। ये दाएं से बाईं ओर जो है लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा एक प्रमुख व्यापारी संघ या घुमक्कड़ व्यापारियों का संघ था जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत में सक्रिय था? कौन सक्रिय था? मणिग्राम। मणिग्राम जो थे व्यापारी संघ थे, घुमक्कड़ भी थे, व्यापारियों का संघ कहलाता था, जो कि दक्षिण भारत में साउथ इंडिया में मणिग्राम जो है सबसे ज्यादा आपके सक्रिय अवस्था में रहते थे। नेक्स्ट बात करेंगे, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें क्या सम्मिलित है? अशोक के शिलालेख संगम राज्य के बारे में क्या बताते हैं? दूसरा एवं 13वां शिलालेख कौन सा है? दूसरा एवं 13वां जो शिलालेख है वह है अशोक के संगम राज्य के बारे में शिलालेखों को बताया गया है। पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। 10वें शिलालेख में बात किया तो ख्याति एवं गौरव की निंदा की गई है। 11वें शिलालेख में बात की जाए तो धम्म नीति की व्याख्या की गई है और 14वें शिलालेख में बताया गया जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया गया है। और वहीं अशोक ने 23वें और 13वें शिलालेख में चोल राज्य के बारे में बात की है, कील राज्य के बारे में बात की है, पांडव राज्य के बारे में जो है बात की है और आपका एक सत्यपुत्र राज्य के बारे में जो है बात की है। ये 4 राज्य के बारे में अशोक ने दूसरे और 13वें शिलालेख में जो है चर्चा की गई है। तो ये सारे याद कर लो। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? यहाँ पर मृच्छकटिकम, शूद्रक, बुद्धचरित, वसुबंधु, मुद्राज, विशाखदत्त, हर्षचरित, बाणभट्ट। अब इसमें से सही ऑप्शन इसमें कौन कौन से हैं बात कर रहा है। तो मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा लिखा गया है, सही है ये तो। दूसरा बुद्धचरित, बुद्धचरित की रचना जो है आपके वसुबंधु के द्वारा नहीं की गई थी, अश्वघोष ने की थी। किसने? अश्वघोष ने की थी, तो दूसरा वाला गलत हो गया। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की है, करेक्ट है। और हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की है, ये भी करेक्ट है। तो 1, 3, 4 सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत था। नेक्स्ट आता है, हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी। हर्षवर्धन के द्वारा प्रयाग संसद आयोजित की गई थी, बिल्कुल बात ठीक है ना। प्रयाग और कन्नौज में की जाती थी। प्रयाग एवं, लिख देता हूं, प्रयाग एवं कन्नौज में जो है हर्षवर्धन के द्वारा संगम का आयोजन किया जाता है, तो दोनों जगह करेक्ट है। कारण क्या था कि वह बौद्ध धर्म की केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था। ऑप्शन तो सही है पर व्याख्या सही नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे ए आर दोनों सही है, परंतु उसकी व्याख्या जो है सही नहीं कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? मतलब कि तीनों में, चारों में 3 सेम समकालीन थे, एक नहीं था। कौन नहीं था बात करें? बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित, ये एक ही समय के हैं। लेकिन अगर वहीं बात की जाए मिलिंद की, तो मिलिंद आपके समय का नहीं है, ध्यान रखिएगा। मिलिंद आपका उस समय का अलग समय का है। तो ऑप्शन आपका जो है आपका बी ऑप्शन यहाँ पर कहेंगे गलत है, तीनों से अलग है, जबकि बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित जो है एक ही समय के आपके वह व्यक्ति है। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव की बात की जाए दंती दुर्ग के व्यक्ति के द्वारा रखी गई थी। 753 ईस्वी में जो है रखी गई थी राष्ट्रकूट वंश की राजधानी। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की राजधानी को मान्यखेत बनाया था, मान्यखेत बनाया हुआ था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता कैसा था? तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रकृति पूजा एवं यज्ञ का था। कैसा था? प्रकृति पूजा में यज्ञ किया करते थे। ऋद्र वैदिक आर्यों के लिए भक्ति एवं मूर्ति पूजा का उल्लेख जो है नहीं मिलता है, पूर्व वैदिक आर्यों में देखने को मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रेणी संगठन के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? तो जो श्रेणी होते थे प्राचीन भारत में, इसके बारे में कहा जा रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए करेक्ट ऑप्शन की बात की जाए, प्रत्येक श्रेणी राज्य की केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। क्या ये सही है? तो हम कहेंगे भाई गलत है। क्यों गलत है? प्राचीन भारतीय श्रेणियों ने काफी हद तक स्वायत्तता प्राप्त कर रखी थी। क्या थी? स्वायत्तता को प्राप्त जो है कर रखा था और यह स्वायत्तता से ही काम करते थे और पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण में थे ही नहीं। तो राज्य का प्रमुख जिनका राजा नहीं होता था, तो ये गलत है। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियम, मानव कीमतों को जो है सुनिश्चित करती थी। क्या ये सही है? तो हम कहेंगे श्रेणियां अपने नियम विनिमय से शासित होती थी। राज्य के केंद्रीय प्राधिकरण के साथ उनका अनिवार्य पंजीकरण नहीं था, अनिवार्य पंजीकरण जो है नहीं होता था। तो यहाँ पर जो आपका दूसरा वाला भी ऑप्शन है वो भी कहीं ना कहीं गलत है। तीसरा कहता है श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार। हाँ बिल्कुल, श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार तो होता था, तो केवल तीसरा ऑप्शन सही है, जबकि पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है?
तो सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण कौन सा लक्षण करता है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो उनके विशाल महल और मंदिर, अरे भाई विशाल महल मंदिर तो होते ही नहीं थे। देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, हाँ बिल्कुल बात ठीक है, ये लोग करते थे। लिंग योनि की भी करते थे। युद्ध में घोड़े के द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग, अरे ये भी नहीं मिलता है, तो केवल दूसरा ऑप्शन ही सही है। इसमें भी पहला और दूसरा ऑप्शन, पहला और तीसरा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट आता है कि भारत के कला एवं पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था। तो भारत की कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? धौली स्थित शैलकृत हाथी का। क्या है? धौली स्थित शैलकृत हाथी किया गया था। किस राज्य में मिलता है? आप कहेंगे उड़ीसा राज्य में मिलता है। इसका निर्माण किसके काल में? तो अशोक के शासन काल में किया गया था। कब किया गया था? 250 ईसा पूर्व में किया गया था, ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये सबसे पुराना आपका जो है निर्माण मिलता है, आपका ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम जिसे विष्टि कहा जाता था, कौन सा सही है? तो गुप्त काल के दौरान बलात् श्रम विष्टि के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? इसे राज्य के लिए एक आय का स्रोत था। बलात् श्रम जनता के द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का कर था, मतलब टैक्स माना जाता था। ऑप्शन पहला इसमें जो है आपका सही है। प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा सही है? तो प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के बारे में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इसमें पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है। अरे भाई पाणिनि जो है आपकी 6वीं शताब्दी से पूर्व संबंधित है, जबकि पुष्यमित्र शुंग दूसरी शताब्दी के हैं, तो भाई ये तो संबंधित ही नहीं है। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है, तो भाई अमर सिंह भी संबंधित नहीं है। अमर सिंह जो है उस समय के हैं जब चंद्रगुप्त द्वितीय, तो ये भी गलत है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित, हाँ बिल्कुल बात ठीक है, कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में कालिदास भी एक प्रमुख थे। तो केवल तीसरा ऑप्शन ही सही है, पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। पसंद आ रही हो सीरीज तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। भारत के इतिहास के संदर्भ में बात कर रहा है कि कुल्पा बाप और द्रोण बाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं। तो भारत के इतिहास के संदर्भ में कुलिया बाप और द्रोण बाप शब्द जो है किस चीज को देखते हैं? भूमि माप के लिए प्रयोग किया जाता है। इन दोनों शब्दों को भू माप के लिए जो है प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, कुलिया बाप एवं द्रोण बाप का। नेक्स्ट बात की जाए, मुरैना के समीप 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा समीप सही है? तो मुरैना के पास ही 64 योगिनी मंदिर बना हुआ है और उसके बारे में कहा जा रहा है कौन सा ऑप्शन सही है? यह कच्छपघात राजवंश के शासक के द्वारा एक निर्मित वृत्ताकार कैसा है? मंदिर है, बिल्कुल बात ठीक है। यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। भाई एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है, क्या ये सही है? अरे भाई भुवनेश्वर में स्थित 64 योगिनी मंदिर भी वृत्ताकार है, जहाँ की हीरापुर में है, तो एकमात्र वृत्ताकार मंदिर तो नहीं है। कहता है इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। तो वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना नहीं था, बल्कि शैव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था, है ना। तो ये भी आपका गलत हो गया। इसके डिजाइन से लोकप्रिय धारणा बनी कि भारतीय संसद भवन की प्रेरणा स्रोत के रूप में देखने को मिलता है। तो भारतीय संसद जो वर्तमान में देखने को मिलती है वह आपको 64 योगिनी मंदिर के ही डिजाइन पर देखने को मिल जाती है। पहला और चौथा ऑप्शन सही है, जबकि दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट बात की जाए, किस चोल शासक ने गंगैकोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी की स्थापना की थी? गंगैकोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी की स्थापना राजेंद्र प्रथम के द्वारा जो है करवाई गई थी। राजेंद्र प्रथम ने करवाई थी। संगम युग में उरेयूर का क्या महत्व? संगम युग में उरेयूर की बात की जा रही है। एक कपास व्यापार का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, जिसे हम उरेयूर के रूप में जो है जानते हैं। जो कुछ क्वेश्चनों के ना वन लाइनर याद करने पड़ेंगे, इसमें कोई आप वो नहीं लगा सकते हो, अपना तुक्का लगा लो। संगम युग में जो उरेयूर थे, उरेयूर कपास व्यापार का प्रमुख केंद्र के रूप में जो है जाना जाता था। परंपरागत रूप से किसे हुआ है भिक्षु माना जाता है, जिसने कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया? तो आपके यहाँ पर उपगुप्त, मृगरोध, मुगलिपुत्र। आपको यहाँ पर दो चीजें याद रखना है, उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन यहाँ पर पहले तो सही है। क्यों? क्योंकि अशोक ने अपने शासनकाल के प्रारंभ वर्षों में ब्राह्मण धर्म को अपना लिया था, है ना। फिर वह क्योंकि भगवान शिव का वह उपासक भी था। लेकिन आप देखोगे अशोक के बाद में मुगलिपुत्र भी कहीं ना कहीं इसको आपको बौद्ध धर्म को अपनाते हुए दिखता है और उपगुप्त नाम का ही मिलता है। तो उपयुक्त में से इसमें आपसे एक से ज्यादा ऑप्शन सही है। कौन सा प्राचीन तमिल व्याकरण का सबसे पुराना ग्रंथ उपलब्ध है? तो प्राचीन तमिल व्याकरण का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा उपलब्ध है? आप कहेंगे तोलकाप्पियम। कौन सा है? तोलकाप्पियम है, ध्यान रखिएगा। और प्राचीन तमिल व्याकरण का ये आपका क्या है? ग्रंथ है। और इसकी रचना की बात किया किसने की थी? तोलकाप्पियर के द्वारा इसकी रचना की गई थी। तोलकाप्पियर के द्वारा इसकी जो है रचना को किया गया था। तो तोलकाप्पियम की रचना तोलकाप्पियर के द्वारा की गई थी, ध्यान रखें।
इनमें से कौन सा तमिल भूमि की बाइबल माना जाता है? तमिल भूमि की बाइबल किसे मानता है? तिरुकुरल को। तिरुकुरल को तमिल भूमि की बाइबल के रूप में माना जाता है, या पांचवा वेद भी कहा जाता है भारत का। भारतीय का पांचवा वेद भी कहा जाता है। और इसकी रचना की बात किया है तिरुवल्लुवर के द्वारा की गई थी। तिरुवल्लुवर के द्वारा इसकी जो है, तिरुवल्लुवर के द्वारा जो है इसकी रचना को, तिरुकुरल को जो है किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोर राजवंश के पंच चिन्हित चांदी के सिक्कों पर कौन सा प्रतीक मौजूद था? तो मोर राजवंश के पंच चिन्हित चांदी के सिक्कों पर कौन सा राज्य चिन्ह था? मोर बना था और अर्धचंद्राकार पहाड़ी का चित्र अंकित मिलता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। मिलाइए, क्या मिलाना है? ये तो परिषद है, दूसरी तरफ अध्यक्ष है। जो आगे की 4 बौद्ध परिषद हुई है उसमें अध्यक्षता किसने कब संभाली है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। अब डिटेल में बात की है कि प्रथम बौद्ध संगति महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में 483 ईसा पूर्व में। तो ये आप लोगों ने खूब अच्छे से याद होगी। हम मिला रहे हैं, प्रथम बौद्ध परिषद की अध्यक्षता जो है आपकी महाकश्यप ने की थी, बिल्कुल करेक्ट है। द्वितीय बौद्ध परिषद की अध्यक्षता सबुकामनी की अध्यक्षता में की गई थी, ये भी सही मिला हुआ है। तृतीय बौद्ध परिषद की अध्यक्षता नोबलिपुत्र ने की थी, ये भी ठीक है। और चतुर्थ बौद्ध परिषद की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, भी सही है। ऑप्शन आपका ए वाला ही हो जाएगा, सभी ऑप्शन यहाँ पर मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अशोक ने अपने शिलालेखों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। कैसा किया? बौद्ध धर्म का प्रचार किया। क्या ये सही है? तो हम कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है। कारण कहता है कि उसने बौद्ध दर्शन को राजनीतिक उपकरण के रूप में प्रयोग, नहीं, ये तो गलत ऑप्शन है। तो केवल पहला सही रहेगा, और ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका असत्य हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नालंदा विश्वविद्यालय का उल्लेख सर्वप्रथम किस चीनी यात्री ने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की उल्लेख किस चीनी यात्री ने सबसे पहले किया है? हेनसांग के द्वारा किया गया है। हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन व्यापक तरीके से जो है किया हुआ है। एक तरफ विद्वान है और एक तरफ क्षेत्र है। कौन सा विद्वान के क्षेत्र से संबंधित है? जैसे आर्यभट्ट की बात की जाए, आपके ज्योतिष एवं गणित से संबंधित है, करेक्ट है। नागार्जुन की बात की जाए, नागार्जुन जो है आपके रसायन एवं धातु विज्ञान संबंधित है, सही है। चरक की बात किया तो आयुर्वेद संबंधित है, ये भी सही है। और सुश्रुत की बात किया शल्य चिकित्सा संबंधित है, ये भी ठीक है। ऑप्शन डी वाला रहेगा, आपके सही ऑप्शन यहाँ पर मिले हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। फायान ने गुप्तकालीन समाज को नैतिक और समृद्ध बताया है। क्या ये सही है? तो फायान के द्वारा समाज को कैसा बताया गया है? नैतिक और समृद्ध बताया गया है। हम कहेंगे बिल्कुल बात ठीक कही है उसने, सही है, बिल्कुल बात ठीक है। कारण कहता है कि उसके समय कानून और दंड व्यवस्था बहुत कठोर थी, नहीं भाई, उस समय कानून व्यवस्था थोड़ी लचीली चल रही थी। तो ऑप्शन आर तो गलत है, हम कहेंगे केवल ए सही है, जबकि आर ऑप्शन यहाँ पर गलत है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, अजंता गुफाएं मुख्यतः किस काल से संबंधित है? तो अजंता की जो गुफाएं हैं गुप्त काल से संबंधित है। अब इसके बारे में बस इतना ही जानो तो ज्यादा, क्योंकि बहुत डीप में फिर क्वेश्चन जाएगा। बुद्ध के जीवन से प्रसंग है, जातक कथाएं हैं, 16-17 में ब्रज पहाड़ी पदम पहाड़ी के चित्र हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो अजंता गुफाएं गुप्त काल से संबंधित है, ये आपका इंपोर्टेंट है। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐप को डाउनलोड कर लेना है, यूपीएससी नेट ऐप को डाउनलोड कर लेना है। जितने लोगों ने नहीं किया कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए वहां से। और पीडीएफ हो गया, वीडियो हो गया, सारा आप लोग यहाँ से भी वीडियो को देख पाओगे, पीडीएफ अच्छे से डाउनलोड जो है कर पाओगे। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा चोल प्रशासन से संबंधित है? चोल प्रशासन से संबंधित कौन कौन से उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो ग्राम सभा को उर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्राम सभा को उर कहा जाता था चोल प्रशासन में, बिल्कुल बात ठीक है। भूमि कर निर्धारण के लिए सर्वेक्षण होता था, हाँ हम कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है। चोलों ने कूटल नामक नौसैनिक अड्डा स्थापित किया, नहीं, चोलों के द्वारा कूटल नामक नौसैनिक अड्डा स्थापित नहीं किया गया था, गलत है। उत्तर मेरुर अभिलेख स्थानीय सुशासन के प्रमाण मिलते हैं, ये भी सही है। तो पहला दूसरा और चौथा सही है, तो पहला दूसरा चौथा सही है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखना है मेगास्थनीज की रचना इंडिका कौन सी जानकारी नहीं मिलती है? तो मेगास्थनीज की रचना इंडिका है, ये तो सभी को पता है। किसकी जानकारी नहीं मिलती है बात कर रहा है? 7 वर्गों के समाज का वर्णन मिलता है, ध्यान रखिएगा। नगर प्रशासन की जानकारी मिलती है। अशोक की धम्म नीति की उसमें जानकारी नहीं मिलती। राजा की नियंत्रण की व्यापा की गई है, ये भी सही है। तो ए, बी और डी तो सही है, जब किसी वाले ऑप्शन में कही गई है अशोक की धम्म नीति, जो कि मेगास्थनीज की इंडिका में नहीं मिलती है। राजवंश है, दूसरा केंद्र है। कौन सा राजवंश का केंद्र कहाँ हुआ है? जैसे शुंग की बात किया तो पाटलिपुत्र था, करेक्ट है। सातवाहन की बात किया तो प्रतिष्ठान पैटर्न था, ये भी सही है। कुषाण की बात किया तो पुष्कर पेशावर था। और पल्लव की बात किया तो कांचीपुरम, जो कि तमिलनाडु में है, ये भी आपका ऑप्शन सही है। ऑप्शन रहेगा ए वाला, सभी ऑप्शन सही मिले हुए हैं। नेक्स्ट आता है कि 16 महाजनपदों की सूची किस ग्रंथ में उपलब्ध है? 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय है और जैन धर्म का भगवती सूत्र है। इन दोनों में ही आपके 16 महाजनपदों की सूची को बताया गया है।
अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन जो है मिलता है? कलिंग युद्ध में किसका वर्णन मिलता है? अशोक के धौली शिलालेख में। धौली शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। धौली शिलालेख कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। निम्नलिखित हड़प्पी पुरास्थलों में उनके उत्खनन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब कैसे करना है? तो हड़प्पी पुरास्थल है, उनको उत्खनन के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो व्यवस्थित अगर की जाए, सबसे पहले क्या आएगा? हड़प्पा आ जाएगा, है ना। हड़प्पा आ जाएगा। 921 से 22 में इसकी जो है खोज की गई थी। फिर दूसरी बात फिर क्या आएगा? तब आप कहेंगे लोथल आ जाएगा। लोथल की 1957 से 58 में खोज की गई है, खुदाई की गई है, सॉरी खुदाई की गई है। उसके बाद कालीबंगा आ जाएगा, 1961 में खुदाई की गई है। उसके बाद अंतिम में धौलावीर आएगा, 1990 से 91 में इसकी खुदाई की गई है। ऑप्शन चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए, निम्नलिखित में से लिस्ट है उसमें सहायता से सही उत्तर का पहचानना है। यहाँ पर कौन से स्थल से किस चीज के प्रमाण मिले हुए हैं? जैसे हड़प्पा से कब्रिस्तान के प्रमाण मिले हैं, करेक्ट है। लोथल से गोदीबाड़ा के प्रमाण मिले हैं, ये भी सही है। कालीबंगा से हल के जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए हैं, तो आपको यहाँ से मिलाना है। मोहनजोदड़ो से नाचने वाली लड़की की मूर्ति मिली हुई है, ये आपको तीसरे से मिलाना है। ऑप्शन हमारा डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मामल्लपुरम नगर की स्थापना किसने की थी? तो मामल्लपुरम नगर की स्थापना की बात की जाए, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा की गई थी। जिसे मामल्लपुरम को ही महाबलीपुरम भी कहा जाता है ना। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होते हैं, महाबलीपुरम भी इसको जो है कहते हैं, जिसे मामल्लपुरम कह रहे हैं। इसकी रचना नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा की गई थी। नरसिंह वर्मन प्रथम की बात की जाए, पल्लव वंश का यह राजा था। पल्लव वंश का कौन था? यह एक राजा था। कौन सा गुप्त शासक गायक और कवि था? एक गुप्त शासक है जो कि गायक और कवि थे, समुद्रगुप्त के लिए कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी गई थी। कविराज की उपाधि जो है समुद्रगुप्त के लिए जो है दी जाती है। संगीत का बड़ा प्रेमी था। इस काल में भूमिदान की प्रक्रिया तीव्र हुई। भूमिदान की प्रक्रिया जो है आपकी गुप्तोत्तर काल में, कौन से? गुप्तोत्तर काल में भूमिदान की प्रक्रिया सबसे ज्यादा देखने को मिल जाती है। फायान किसके काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फायान जो है भारत आया था। ऐसे क्वेश्चन ना बड़ा कंफ्यूजन पैदा करते हैं, क्यों? एक तो वन लाइनर टाइप में होते हैं क्वेश्चन। तो फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को, जो संगीत का बड़ा प्रेमी था, इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इससे तत्कालीन प्रशासन में भ्रष्टाचार पर प्रकाश पड़ता है। भ्रष्टाचार पर प्रकाश जो है शूद्रक के द्वारा लिखित मृच्छकटिकम है। शूद्रक के द्वारा लिखित जो है मृच्छकटिकम है। इस पर आपके भ्रष्टाचार पर प्रशासन में सबसे ज्यादा बात जो है की गई है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत में हूण सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? भारत में हूण सत्ता की स्थापना तोरमार था, उसके आपके जो है समय ही हूण सत्ता की स्थापना देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गहड़वाल वंश की रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन विहार का निर्माण करवाया था? तो किस स्थान पर? सारनाथ में करवाया था। बड़ा प्यारा छोटा क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। गुप्त प्रशासन में प्रथम कुलिक पदाधिकारी से क्या तात्पर्य? तो गुप्त प्रशासन में जो कुलिक पदाधिकारी होता था वह कौन होता था? मुख्य शिल्पी के तौर पर उसको जाना जाता है। मुख्य शिल्पी के तौर पर जो है शिल्प संघ का वह प्रमुख होता था, उसे हम कुलिक के रूप में जो है जानते हैं। गुप्त स्वर्ण मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता है? तो गुप्त स्वर्ण मुद्राओं को दीनार के नाम से जानते हैं। सोने की जो मुद्रा होती थी गुप्तों में, वो दीनार के नाम से जो है जानी थी। 50 क्वेश्चन अभी तक हम लगा चुके हैं। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब लाइक कुछ नहीं किया है, ऐप को भी डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 51। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार करना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो 51 क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पर बात की जा रही कौन सा सही है। तो विष्णु पुराण में दक्षिण में समुद्र, उत्तर में बर्फ के निवास के बीच की भूमि के रूप में वर्णन किया गया है। बिल्कुल बात ठीक है। भारत का नाम वैदिक कबीला भरत के नाम पर पड़ा हुआ है, ये भी बात ठीक है। तो दोनों ऑप्शन सी रहेंगे, 1 और 2 दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भागवत पुराण के अनुसार भारतवर्ष की 5 प्राचीन सरोवरों पंपा सरोवर कहाँ पर स्थित है? तो भागवत पुराण के अनुसार भारतवर्ष की 5 प्राचीन सरोवरों में पंपा सरोवर की बात की जा रही है, कहाँ पर स्थित है? तो पंपा सरोवर की अगर बात की जाए कहाँ पर है, तो आप कहेंगे कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। तो मान सरोवर जैसे तिब्बत में है, बिंदु सरोवर गुजरात में है, नारायण सरोवर गुजरात में है, पंपा सरोवर कर्नाटक में है, उसी तरह पुष्कर सरोवर आपके राजस्थान राज्य में है। ये आपके कुछ सरोवर थे जिनको याद कर लेना है। प्राचीन भारत के विश्वपति विशेष धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र में कौन सा क्रम सही है? तो 4 युगों में सबसे पहले क्रेता, त्रेता, द्वापर एवं फिर अंत में जो कलयुग चल रहा है वह अपन स्थित है। प्राचीन भारत ज्ञान का ब्रह्म स्पष्ट सिद्धांत
त्रिकोणमिति सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ब्रह्म पुष्प सिद्धांत और त्रिकोणमिति सिद्धांत की बात की जाए, ये आपके ब्रह्मगुप्त के द्वारा जो है दी गया, ब्रह्मगुप्त के द्वारा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। भास्कराचार्य द्वितीय के द्वारा सिद्धांत शिरोमणि विचार दिया गया है। आर्यभट्ट की बात किया, सूर्य सिद्धांत में कोण के ज्या का मान बताया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया है, पाई का मान इन्होंने ही बताया हुआ है। तो आर्यभट्ट के द्वारा ज्यादातर सभी लोगों को याद होता है। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अणुव्रत सिद्धांत के प्रतिपादन की बात किया है, जैन धर्म में अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन के बारे में जो है बात की गई है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शूद्रक के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? मृच्छकटिकम है। वह किसके विषय पर बताती है? तो वह कहेंगे आप किसके विषय पर? एक ब्राह्मण और एक गणका की पुत्री की प्रेम कथा है ना? क्या है? लव स्टोरी है, ध्यान रखिएगा। क्या है? लव स्टोरी के बारे में जो है बताती है। किसके बारे में? एक ब्राह्मण है और एक गणका की पुत्री की प्रेम कथा लव स्टोरी है, उसके बारे में शूद्रक के द्वारा लिखी गई मृच्छकटिकम जो है बताती है। मतलब कि वसंत सेना की प्रेम कहानी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धन्वंतरी के संबंध में कौन सा कथन सही है? जो धन्वंतरी के बारे में सही ऑप्शन की बात की जाए तो आयुर्वेद संबंधी प्रथम चिकित्सा शास्त्री थे, सही है। भगवान विष्णु का अवतार धन्वंतरी को माना गया, ये भी सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल थे, ये भी सही है। धनतेरस के दिन की पूजा का विधान किया था, ये भी ठीक है। तो डी ऑप्शन रहेगा, सभी ऑप्शन जो है सही है। और धन्वंतरी का जन्म कहाँ हुआ था? कभी आ जाए तो जन्म याद रखना है, काशी में हुआ था इनका जन्म। कहाँ पर? काशी में इनका जन्म हुआ था। ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई है? ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई है ना? सप्त सैंधव प्रदेश जो कि वर्तमान पंजाब क्षेत्र में शामिल है ना, वहां पर आपका ऋग्वेद की रचना को देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों के बारे में इसके वर्णन किया गया है। कौन ब्रह्मवादिनी थी जिन्होंने वेदों में कुछ श्लोकों की रचना की है? ऐसी कौन ब्रह्मवादिनी है? तो आप कहेंगे लोपामुद्रा है। कौन है? लोपामुद्रा है। अगस्त ऋषि की पत्नी थी है और इन्होंने वेदों के छंदों की रचना जो है की हुई है। तो ध्यान रखना है, किसकी पत्नी है? अगस्त ऋषि की पत्नी है। और ब्रह्मवादिनी इन्होंने जो है आपकी ब्रह्मवादिनियों में से एक इनको लोपामुद्रा को माना जाता है, जिन्होंने कुछ वेदों में छंदों की रचना को किया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य पद दोनों शैलियों में लिखा गया है? तो गद्य और पद दोनों शैलियों में लिखा गया है, कौन सा वेद है? केवल यजुर्वेद है। केवल यजुर्वेद है, गद्य और पद दोनों में ही लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, है ना? ये क्वेश्चन अपने आप में इंपोर्टेंट रहता है, ध्यान रखना है। ऋग्वेद की मंडलों की उनकी प्रमुख विशेषताओं का सही क्रम क्या है? तो ऋग्वेद में बहुत सारे मंडल हैं, सही क्रम क्या है बात की जा रही है। तो तृतीय मंडल की बात किया तो गायत्री मंत्र का उल्लेख मिल जाता है। तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। नौवें मंडल में बात की जाए तो सोमदेव को यह समर्पित है। सप्तम मंडल की बात की जाए महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख है। और चतुर्थ मंडल की बात की कृषि यंत्रों का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला सही हो जाएगा, लेकिन ऊपर ही मिला दिए तो थोड़ा सा याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा वेद उसके ब्राह्मण ग्रंथ का सही सुमेलित नहीं है? तो एक गलत है, कौन सा गलत है? ऋग्वेद में बात किया तो ऐत्रेय एवं कौशितकी की बात की गई है। ऐत्रेय एवं कौशितकी की जो है बात यहाँ पर की गई है, तो ये तो सही है। यजुर्वेद में कौशितकी की बात नहीं की है। यजुर्वेद में सतपथ की बात की गई है। दूसरा तैतरी की बात की गई है। कौन सा? तैतरी की जो है बात की गई है। सामवेद में पंचविश, षड्विश, जैमिनी इत्यादि की बात की गई है। अथर्ववेद में गौपद की बात। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है गलत था, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ध्यान रखना है। इस ब्राह्मण ग्रंथ में पंचमहायज्ञ, पुरुषमेध यज्ञ, 3 ब्राह्मणों का उल्लेख जो है मिलता है। तैतृय ब्राह्मण ग्रंथ में पंचमहायज्ञ, पुरुषमेध यज्ञ, 3 ब्राह्मणों का उल्लेख जो है मिल जाता है। पत्नी को अर्धांगिनी बताने वाला ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? जो पत्नी होती है उसको अर्धांगिनी बताया जाता है सतपथ ब्राह्मण में। किसमें? सतपथ ब्राह्मण में कहा गया है पत्नी क्या है? अर्धांगिनी है। क्या है? अर्धांगिनी है, ध्यान रखिएगा। और इसकी लेखक कौन है? याज्ञवल्क्य है आपके सतपथ ब्राह्मण के लेखक। सामाजिक विषयों एवं यज्ञों के बारे में उन्होंने खूब वर्णन इसमें किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आर्यनिक ग्रंथों के संबंध में सही है? तो आर्यनिक ग्रंथों के बारे में पूछ रहा है, सही ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है? चलिए देख लेते हैं। आर्यनिक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों उपनिषदों के बीच कड़ी माने जाते हैं। बिल्कुल बात ठीक है, मतलब कि जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं और उपनिषद हैं उनकी बीच की कड़ी आर्यनिक ग्रंथों को माना जाता है। इनके प्रमुख विषय यज्ञ से संबंधित दार्शनिक आध्यात्मिक तत्वों की मीमांसा से है, ये भी सही है। अन्य ग्रंथों की भाषा अत्यंत ही रहस्यपूर्ण है, मतलब कि गूढ़ होने के कारण रहस्य ग्रंथ भी इनको कहा जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन तीनों सही है, हम कहेंगे डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किस वेद का आर्यनिक ग्रंथ नहीं है?
तो कौन सी वेद का अन्य ग्रंथ नहीं है? तो आप कहेंगे आपके अथर्ववेद का कोई भी अन्य ग्रंथ नहीं है, जबकि ऋग्वेद का ऐत्रेय कौशिकी है, सामवेद का आपका जैमिनी छंदोग्ध है, यजुर्वेद का आपका तैत्तिरीय मैत्तरणी है, जबकि अथर्ववेद का कोई भी अन्य ग्रंथ नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि ये नाम बहुत प्रचलित रहा है काफी समय पहले। अहम ब्रह्मास्मि उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? आप कहेंगे बृहदारण्यक उपनिषद है आपका, बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि शब्द का उल्लेख मिलता है। मतलब कि इसका शब्द होता अर्थ होता है मैं ब्रह्मा हूं या मैं दिव्य चेतना हूं। क्या है? मैं ब्रह्मा हूं या मैं दिव्य चेतना हूं, इसका अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रकृति के तीनों गुण कौन से हैं? सत्व, रज, तम का उद्भव ब्रह्मा विष्णु रुद्र से हुआ है। इसका वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो इसका उपनिषद जो है मैत्तरणी उपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है। तो सत्व, रज और तम ये सभी आपके इसमें ब्रह्मा विष्णु रुद्र से वर्णन हुआ है, और इस उपनिषद में मैत्री उपनिषद में इसका जो है उल्लेख मिलता है कि जो प्रकट हुए हैं वो ब्रह्मा विष्णु रुद्र से ही प्रकट हुए हैं, ध्यान रखिएगा। मैत्राणी उपनिषद में एक चीज और भी रखना है, स्त्री को ध्रुत और मदरा की श्रेणी में रखा गया है। मतलब जो स्त्री है उसको मदरा की श्रेणी में आपके मैत्राणी उपनिषद में ही रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? तो एक उपनिषद ऐसा है जो अथर्ववेद से संबंधित नहीं है। मुंडको उपनिषद अथर्ववेद संबंधित है, मांडको उपनिषद भी है, प्रश्नोत्तर भी है, लेकिन केन उपनिषद की बात किया है, केन उपनिषद जो है आपके अथर्ववेद से संबंधित नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, सूची 1 और सूची 2 है, मिलाना है, यहाँ पर मिला लेते हैं। कल्प की बात की जाए तो कल्प में अनुष्ठान के बारे में है। शिक्षा की बात की जाए आपके स्वयं विज्ञान के बारे में है। निरुक्त की बात की जाए आपके व्युत्पत्ति विज्ञान के बारे में। छंद की बात किया चतुष्पदी के बारे में है। ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब इसको थोड़ा जिसने पढ़ा होगा वही बात है कि आपके जो वेदांग कितने वेदांग 6 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। लिख देता हूँ, आपको थोड़ा याद हो जाएगा, जिसको याद नहीं होंगे। तो वेदांगों की बात किया तो 6 होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और आपका अंतिम में ज्योतिष। ये आपके 6 छंद हैं, 6 छंदों को याद कर लो, एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट आता है, ऋग्वेद के सप्तम मंडल में वरुण किस नाम से संबोधित है? तो ऋग्वेद के सप्तम मंडल में बात की जा रही है, वरुण किस नाम से संबोधित किया गया है? तो आप कहेंगे ऋग्वेद के सप्तम मंडल में जो वरुण है वह आपके ऋतस्य गोपा नाम से, किस नाम से? ऋतस्य गोपा नाम से जो है वर्णन इसको किया गया है। कथन 1, कथन 2 है, सभा की तुलना आधुनिक राज्यसभा से की जा सकती है, जबकि समिति की तुलना लोकसभा से की जाती है। क्या ये सही है? बिल्कुल बात ठीक की जा रही है। सभा की तुलना आधुनिक राज्यसभा से की जाती है, जबकि समिति की तुलना लोकसभा से जो है की जा सकती है, करेक्ट है। कारण कहा जा रहा है कि सभा केवल सलाह देने वाली संस्था थी, जिस तरह राज्यसभा वर्तमान में होती है, जबकि समिति जनता की इच्छा को व्यक्त करने वाली संस्था थी, जिस तरह जो है आपकी कौन होती है? जिस तरह आपकी लोकसभा होती है, जनता को आपके प्रकट करती है। तो ऑप्शन आपका दोनों सही है, तो ए ऑप्शन रहेगा, ए आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही की जा रही है। ऋग्वेद में समिति का कितनी बार उल्लेख किया गया है और मुख्य कार्य क्या था? तो ऋग्वेद में समिति का कितनी बार उल्लेख मिलता है? तो आप कहेंगे 9 बार उल्लेख मिलता है। राजा के निर्वाचन में सहयोग करना हुआ करता था, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद के अनुसार सभा किस प्रकार की कार्य करती थी? ऋग्वेद के अनुसार सभा जो है किस प्रकार का कार्य करती थी? आप कहेंगे धार्मिक, प्रशासनिक, न्यायिक कार्य को करती थी। ऑप्शन यहाँ पर सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सठ दर्शन समुच्चय ग्रंथ के रचयिता कौन है? सठ दर्शन समुच्चय ग्रंथ के रचयिता की बात की जा रही है, कौन है? तब आप कहेंगे सठ दर्शन समुच्चय ग्रंथ की रचना की बात किया है आचार्य हरिभद्र सूरि है। कौन है? आचार्य हरिभद्र सूरि है, ध्यान रखिएगा। आचार्य हरिभद्र सूरि को सठ दर्शन के ग्रंथ के रचयिता जो है माने जाते हैं। आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट जो है हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो देखो आप लोग को ये सीरीज ना पसंद आ रही है तो आप लोग चैनल पे नए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप लोग सब्सक्राइब लाइक शेयर करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं काम करने में और भी मजा आता है। तो आप लोग के साथ जुड़े रहने में अच्छा तभी लगेगा ना जब आप मुझे मोटिवेशन दोगे। भाई आप भी जब एग्जाम देते हो मोटिवेशन लेते हो, तो इसी तरह थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जाए दर्शन की और प्रतिपादक की बात किया है, फिलोसफी और यहाँ पर हम प्रतिपादक की बात किया है कि कौन इसको स्पॉन्सर्ड कर रहा है उसके बारे में। जैसे सांख्य की बात की जाए, सांख्य किससे संबंधित है? तो सांख्य जो है आपके कपिल मुनि से संबंधित है। योग दर्शन की बात किया पतंजलि से संबंधित है। न्याय दर्शन की बात किया गौतम से संबंधित है। वैशेषिक दर्शन की बात किया कणाद से संबंधित है। तो आपकी ऑप्शन रहेगा डी वाला यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे
कथन 1, कथन 2 है सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष जो है दो स्वतंत्र तत्व माने गए हैं। क्या ये सही है? तो हम कहेंगे हाँ, ये तो सही बात है। सांख्य दर्शन में प्रकृति पुरुष दोनों स्वतंत्र माने गए हैं। कारण कहता है कपिल मुनि के अनुसार समस्त जगत पुरुष से उत्पन्न हुआ है। नहीं भाई, समस्त पुरुष से उत्पन्न नहीं हुआ है, बल्कि प्रकृति से उत्पन्न हुआ है ऐसा कहा गया है। तो कारण गलत है, केवल ऑप्शन यहाँ पर ए सही ऑप्शन यहाँ पर रहेगा। योग दर्शन के कुल कितनी मूल तत्व हैं? तो योग दर्शन के 26 मूल तत्व हैं, ध्यान रखिएगा। सांख्य दर्शन के 25, एक आपका ईश्वर है, तो टोटल 26 योग दर्शन में मूल तत्वों को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मनुस्मृति का लेखन कार्य किस काल में हुआ है? मनुस्मृति का लेखन कार्य की बात की जाए किस काल में हुआ है, तब आप कहेंगे मनुस्मृति में हुआ है। मनुस्मृति का लेखन कार्य शुंग काल में हुआ है। सॉरी, शुंग काल में मनुस्मृति का लेखन कार्य जो है देखने को मिलता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 मूल रूप से किस प्रेरित था? तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 मूल रूप से किससे प्रेरित है? तब आप कहेंगे दाएं भाग से प्रेरित है। किससे? दाएं भाग से प्रेरित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस स्मृति की रचना पूर्व मध्यकाल में हुई है? तो ऐसी कौन सी स्मृति इसकी रचना मध्यकाल में हुई है? आप कहेंगे देवल स्मृति की रचना पूर्व मध्यकाल में देखने को मिलती है। अब ये क्वेश्चन वन लाइनर ही रहते हैं, तो इनको थोड़ा सा आपको ऐसे याद करने पड़ेंगे। कौन सा चार्वाक दर्शन का अभिन्न अंग नहीं है? तो इन चारों में चार्वाक दर्शन की बात की जा रही है। कौन सा अंग जो है नहीं है? भौतिकवादी दृष्टिकोण है, मोक्ष में अविश्वास ये भी है, यज्ञों में अविश्वास है, परलोक में विश्वास जो है नहीं है। चार्वाक जो है आपका कहता है परलोक में विश्वास नहीं है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से देव ऋण से मुक्ति का उचित माध्यम किसे माना गया है? तो देव ऋण से मुक्ति का उचित माध्यम जो है आपका यज्ञ एवं संध्या काल में देवताओं की उपासना से जो है माना गया है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे गृहस्थ आश्रम में पंच महायज्ञों का संपादन किया जाता था। क्या कहता है? गृहस्थ आश्रम में पंच महायज्ञों का संपादन किया जाता था। बिल्कुल बात ठीक बात कही जा रही है। कारण कह रहा है कि गृहस्थ आश्रम ही ऐसा आश्रम था जो समस्त आश्रमों का पालन पोषण करता था, यज्ञादि कर्मों द्वारा समाज को निरंतरता देता था। तो दोनों ऑप्शन सही रहेंगे, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है नृयज्ञ। क्या है? नृयज्ञ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पंच महायज्ञ के नाम से आपके मनुष्य यज्ञ को जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, नृयज्ञ को मनुष्य यज्ञ के नाम से जो है जाना गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बोधायन धर्मसूत्र के अनुसार क्षत्रिय बालक के उपनयन संस्कार में कौन सा मंत्र प्रयोग किया जाता था? तो बोधायन धर्मसूत्र के अनुसार क्षत्रिय बालक के उपनयन संस्कार में बात की जा रही है आपके त्रिपुट मंत्र का जो है उल्लेख यहाँ पर किया जाता था। ग्रीष्म ऋतु की अवस्था में ऋतु में होता था, 11 वर्ष की अवस्था में इसको किया जाता था। नेक्स्ट आता है किस आश्रम को पुराणों में सर्वश्रेष्ठ आश्रम बताया गया है? तो ऐसा कौन सा आश्रम है ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास में? ऐसा कौन सा आश्रम है जिस पुराणों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है? गृहस्थ आश्रम को। गृहस्थ रहते हुए अन्य तीनों आश्रमों का पोषक करना वही सबसे सर्वश्रेष्ठ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचर्य का भी पालन हो रहा है, मतलब आपकी जो पत्नी पति है उसके प्रति ही बस आपका समर्पित भाव है। आप वासना कर रहे हो, आप उसमें डूबे हो, लेकिन अपनी सिर्फ प्रियतम से। ऐसा नहीं है कि आप किसी और को, माता बहनों को आप टच कर रहे हो, उनके साथ संभोग कर रहे हो। तो गृहस्थ आश्रम में रहते हो, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, वानप्रस्थ का भी पालन कर रहे हो, मतलब कि अब खाली समय में आप अपने एक तरीके से पूजा पाठ में ध्यान लगे हो, और फिर संन्यास के भी आश्रम में लास्ट में अंतिम में चले जाते हो। तो इस तरह से धर्म से चलने वाले को गृहस्थ आश्रम में सबसे पुराणों में सबसे सर्वश्रेष्ठ आश्रम के रूप में बताया गया है। मोक्ष के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो मोक्ष के संबंध में कौन सा कथन सही है बात की जाए? मोक्ष आत्मा और अपरात्मा की मिलन अवस्था होती है। क्या होती है? मोक्ष जो होती है आत्मा और परमात्मा की मिलन अवस्था होती है। जीवन मरण से चक्र से मुक्ति होती है, उसी महात्मा परात्मा में विलीन हो जाती है। भगवत गीता में से सर्वोच्च पुरुषार्थ बताया गया है मोक्ष को, इसलिए मोक्ष आत्मा परमात्मा की मिलन अवस्था है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पुरुषार्थ चतुष्टय शब्द से असत्य है? तो पुरुषार्थ चतुष्टय के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य मतलब गलत है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो बात यह है पुरुषार्थ की संकल्पना केवल वैदिक ऋषियों द्वारा की गई, यही ऑप्शन गलत है। जबकि धर्म मोक्ष पुरुषार्थ आध्यात्मिक सुख को संबंधित सही है। अर्थ काम पुरुषार्थ भौतिक सुख को संबंधित सही है। पुरुषार्थ का उद्देश्य मनुष्य और समाज के संतुलित विकास से संबंधित सही है। जबकि संकल्पना वैदिक ऋषियों द्वारा की गई, ये ऑप्शन आपका गलत है, ये सीमित नहीं था, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख किस स्थान पर मिलता है? तो ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख की बात की जाए तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। कहां पर? ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका वर्ण व्यवस्था का उल्लेख जो है मिलता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मनुस्मृति में कितने संस्कारों का उल्लेख मिलता है? तो मनुस्मृति में संस्कार की बात की जा रही है, कितने संस्कारों का उल्लेख मिलता है? देखो वैसे तो 16 संस्कार हैं, ये सभी को पता है, लेकिन मनुस्मृति में केवल 13 संस्कारों की बात की गई है। इसीलिए तो यहाँ पर चेंज हो गया ना, क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबको पता है कि मुख्य संस्कार कितने हैं, 16 संस्कार है, लेकिन मनुस्मृति में केवल 13 संस्कारों का उल्लेख जो है किया गया है। गुरुकुल में शिक्षा पूरी होने के बाद कौन सा संस्कार किया जाता था? तो आप कहेंगे समावर्तन। समावर्तन एक संस्कार था आपके, उसको गुरुकुल में शिक्षा होने के बाद किया जाता था। कौन सा गणराज्य गोरखपुर जिले में स्थित है जिसका संबंध कौल्य वंश से है? तो ऐसा कौन सा गणराज्य है? आप कहेंगे रामगिराम के कौल्य गणराज्य, ध्यान रखिएगा, जिसका संबंध कौल्य वंश से था। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर किस अन्य नाम से जाने जाते हैं? तब आप कहेंगे अवलोकितेश्वर को आपके कौन नाम से? पद्म पाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। बोधिसत्व मार्ग में दान पारमिता को प्रथम स्थान दिया गया, क्या ये सही है? तो हम कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है, क्योंकि बोधिसत्व के अनुसार दान देना ही मोक्ष की सर्वोच्च प्राप्ति का साधन है। तो आपका ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन रहेगा बी वाला, ए आर दोनों सही है, पर व्याख्या की बात की जा रही है, व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हीनयान थेरवाद के बौद्ध धर्म में बोधिसत्व को किस रूप में देखा गया? हीनयान थेरवाद के बौद्ध धर्म में बोधिसत्व को बात की जा रही है असाधारण एवं दुर्लभ व्यक्ति के रूप में देखा गया है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो विचार करना है, सही ऑप्शन कौन सा है? वर्धमान महावीर की माता लक्ष्मी की मुखिया चेतक की पुत्र, अरे भाई क्या लिखा है, सब गलत लिखा है ना, गलत है। दूसरा है गौतम बुद्ध की माता कौल्य गणराज्य की राजकुमारी थी, सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, ये भी ठीक है। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, जबकि पहला वाला ऑप्शन जो है गलत है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण क्या है? पालन पोषण और सृष्टि की रचना क्या है? तब आप कहेंगे सार्वभौमिक विधान से हुआ है। कैसा हुआ है? सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जैन धर्म में संबर का अभिप्राय एक ऐसी अवस्था से है, कैसी अवस्था से है? जब नए कर्म का प्रवाह रोक दिया जाता है, ऐसी अवस्था से होता है। अंतिम में 100 नंबर क्वेश्चन है, किस जैन तीर्थंकर का जन्म सर्पफण था? तब आप कहेंगे सर्पफण जो है पार्श्वनाथ का था, पार्श्वनाथ का था। महावीर स्वामी का सिंह था, ध्यान रखना है आपको, सिंह था। तो आज हमने यहाँ पर अपनी टेस्ट सीरीज में 100 क्वेश्चनों को पूर्ण किया हुआ है, और ये टेस्ट सीरीज 7वें नंबर की थी। नेक्स्ट जो हमारी टेस्ट सीरीज आएगी वो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में हमारा ऐप जो आ चुका है यूपीएससी नेट, बार बार आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डाउनलोड करके मल्टीपल टेस्ट सीरीज को पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। वीडियो भी वहां पर देख सकते हो, यूट्यूब पर भी देख सकते हो, वीडियो आपको दोनों जगह मिल जाएगी। पीडीएफ केवल हमारे ऐप पर ही अवेलेबल रहेगी, तो वहां से आप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए धन्यवाद।